नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दुनिया भर में होने वाली ऐसे सारे इवेंट्स जो आपके पॉकेट को इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसी चीजें पूरी दुनिया में जो हो रही हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, कंपनीज से रिलेटेड हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपकी सैलरी, आपके फ्यूचर इनकम के या बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को बदल सकती है वो खबरें। वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रोज लेकर आएंगे आपके लिए। बिजनेस न्यूज़पेपर्स से हम लोग ये आर्टिकल्स पिक करते हैं, 3-4 बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से, और उन्हें उनकी कॉज़ और इफ़ेक्ट को एनालाइज़ करना सीखते हैं। तो आपका काम है कि आप सुनें, देखें इस वीडियो को और खुद से अपना तरीका निकालें एनालाइज़ करने का, ना कि आप मुझे कॉपी कर लें या जो मैं बोल रहा हूँ उसी को अपना बिलीफ बना लें। तो मेरा गोल यहाँ पर ये है। तो शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। आर्टिकल्स थोड़े हो सकता है कम हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट आर्टिकल्स हैं। मैं 10 और आर्टिकल्स ऐड कर सकता था, बट फिर वो किसी काम के नहीं है आपके लिए। राइट, तो न्यूज़पेपर के पास 10 पेज है तो उन्हें 10 पेज प्रिंट करना ही करना है, भले कुछ हो या ना हो। बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम बेस्ट यूटिलाइज करेंगे जब हम इरेलीवेंट चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे रिलेवेंट टॉपिक्स हैं आज के, अगर मैं आपको दिखाऊं। कार्गो रश, यहाँ पे बात हो रही है कार्गो रश की। एज फुल ट्रम्प टेरिफ्स टेक इफेक्ट टुडे, आज से ट्रम्प के टेरिफ्स पूरी तरीके से इफेक्टिव हैं पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज के लिए, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज हैं यहाँ पर। उसका नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी कंट्रीज है। एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है इंडियन गुड्स पे। बुधवार से ये एप्लीकेबल हो चुका है। जितने भी हाई वैल्यू कार्गो है उनके एक्सपोर्टर्स, इंक्लूडिंग जैसे कि स्मार्टफोन, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, ये पूरी तरीके से यहाँ पे मैं कहूंगा कि जान लगा रहे हैं अपनी कि किसी तरीके से इनके गुड्स यूएस बॉर्डर क्रॉस कर जाएं इससे पहले कि टैरिफ ये एप्लीकेबल हो। अभी आपने सुना होगा कि एप्पल करीब 2-3 कार्गो प्लेन्स भर के इंडिया से आईफोन लेकर गया है, ताकि क्या हो, उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा स्टॉक वो इकट्ठा कर ले, ताकि पुराने रेट्स पे अपने आईफोन को बेच पाए। तब तक जब कुछ क्लैरिटी आ जाए उसके बाद फिर आगे वो रेट्स बढ़ाए। तो कह रहे हैं कि यूएस में 30 से 40% आईफोन के रेट्स बढ़ सकते हैं। तो यही रीजन। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया से आप देखो, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं कब कब से कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग गुड्स एक बहुत बढ़िया, बहुत ब्राइट सेक्टर है इंडिया में। अगर आप देखो, बहुत बढ़िया ग्रोथ है यहाँ पे इंजीनियरिंग और प्रिसिशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली हम लोग देखें तो काफी बढ़िया यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं। ऑटोमोटिव पार्ट्स, इंडिया से ऑटोमोटिव पार्ट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इंडिया से कार और व्हीकल्स नहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में, लेकिन वो हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो रहा था, यहाँ पे शिपिंग मेथड्स को चेंज करके एक्सपीडाइट कर रही थी कंपनीज अपने डिलीवरी को। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में अब तक हमने क्या सीखा है कि क्योंकि एक डेडलाइन मिल चुका है कि इस दिन से हमारा टैरिफ एप्लीकेबल है, तो उस डेडलाइन से पहले जितना हो सके अपना सामान बॉर्डर क्रॉस करवा दो, यूएस में पहुंचा दो, ताकि क्या हो, अगले 6 महीने का अगर आपके पास सामान ऑलरेडी बेचने के लिए है यूएस में, तो अब आप सोच सकते हो, रीस्ट्रैटेजाइज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। और क्या पता 1 महीने में, 2 महीने में ये आपकी कंट्री जो है कुछ नेगोशिएशंस कर ले। राइट, ये भी तो हो सकता है। या फिर 1-2 महीने में हो सकता है टैरिफ ही हट जाए आपकी कंट्री से, ये भी हो सकता है। या आपका सेक्टर एग्जेम्प्ट हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपके पास काफी बड़ा एडवांटेज होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल की इन्वेंट्री आप वहां पे ऑलरेडी शिप करके रख दो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। और देखिए, यही डिफरेंस क्रिएट करने वाला है 2 बिजनेसेस में। एक जो जिसके पास सिर्फ 15 दिन का सामान यूएस में जिसने एक्सपोर्ट किया, और एक ऐसा बिजनेस है जिसने 6 महीने का सामान ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है। तो बाकी अगले के पास 5.5 महीने है बैठ के स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, सोचने के लिए। और जिसने सिर्फ 15 दिन का सामान भेजा है वहां पे, अब देखो उसके लिए तो टैरिफ अभी से ही एप्लीकेबल हो गया, वो कितना परेशान होगा। तो 2 बिजनेसमैन है और ये चीजें डिफाइन करती है दोनों के बिजनेसेस को, उनके वैल्यूएशन को, और क्या कहाँ तक कौन सी कंपनी जाने वाली है। इसको ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे ट्रैफिक 18 से 22% बढ़ चुका है पिछले 1 हफ्ते में, और ये इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो यहाँ पे डेडलाइन को बीट करने के लिए एक्सपोर्टर्स, पर्टिकुलरली कौन से, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वाले, ये एक्टिवली बूस्ट कर रहे हैं अपने शिपमेंट्स को यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये भी दिखाता है कि एजिलिटी बहुत है। मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है यहाँ पे काफी एजाइल हैं। जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपने प्रोडक्शन को एकदम से बूस्ट किया और इसके बाद यूएस में शिप किया। अच्छा, एक डेटा अभी मैंने देखा था कि मार्च में जो हमारा पीएमआई इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग का, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या बताता है ये पीएमआई इंडेक्स। और यहाँ पे क्या, जो मैं कहूंगा इंडिया में अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल कवर किया था पीएमआई से रिलेटेड। तो इस टाइम पे
कौन सा रिकॉर्ड हमने पीएमआई में ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत अच्छी ग्रोथ रही है पीएमआई की, और मार्च में स्पेसिफिकली बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, रिकॉर्ड टूटा है। कितने महीने का रिकॉर्ड है ये मुझे जानना है आपसे। तो यही रीजन है कि एक्सपोर्टर्स ने क्या किया, मार्च में जम करके प्रोडक्शन बढ़ाया, क्योंकि वो अगले जो 5-6 महीने का प्रोडक्शन है वो चाहते हैं कि वो यूएस ऑलरेडी भिजवा दें। तो हो सकता है आगे हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में ड्रॉप आए। तो इस वीडियो को आप अभी यहाँ पे मैं कहूंगा सेव कर लो इस मोमेंट को, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि मार्च में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बढ़ा है। मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं आपके लिए, आपको भी सीखना है। अभी हमने आर्टिकल में पढ़ा था, और अब पता चल रहा है कि हमारे एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन को बूस्ट करके वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा, ताकि स्टॉक कर ले 6 महीने का सामान। तो ये देखिए, ये हमें एक डॉट कनेक्ट कर पाए हम। तो इसका मतलब आगे जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले 3-4 महीने में जो प्रोडक्शन करना था उसके काफी बड़ा शेयर हमने कोशिश की कि हम मार्च में कर ले और अप्रैल में कर ले। तो नेचुरली हमें फिर अगले जो जून का महीना है, जुलाई का महीना है, वहां पे ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम एडवांस में मैन्युफैक्चर कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में बैठे हैं कि देखते हैं आगे टेरिफ्स का क्या होता है। तो इस मैं कहूंगा आप इस पॉइंट को जरूर नोट करो, एंड लेट्स वेरीफाई। हम लोग 2 महीने बाद फिर वेरीफाई करेंगे। मैं भी इस पॉइंट को नोट कर लेता हूं जो मैंने भी कहा है, कि क्या ये सही में ऐसा होता है या नहीं होता है। अब बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, टम्बलिंग कमोडिटी ऑयल प्राइसेस बैड ओमेन फॉर इंडिया कॉर्पोरेशन अर्निंग्स। अब मेरी बात हो रही है जितने भी लोगों से, बड़े खुश है, वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में कमोडिटी के दाम नीचे गिर रहे हैं, बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है। कमोडिटी मतलब क्या हो गया, देखिए कमोडिटी का मतलब हो गया जैसे कच्चा तेल, गैस, इसके अलावा मेटल्स, स्टील, लिथियम, ये सब कमोडिटी है। कॉफी, टी, हर चीज ये एग्री कमोडिटीज हो गई। जैसे कि आप सोयाबीन्स देख लीजिए, इंडिया में जीरा से लेकर के जितनी भी चीजें ट्रेड होती है वो एग्री कमोडिटीज में आती है। तो कमोडिटी एक रॉ मटेरियल है जो हर इंडस्ट्री यूज करती है, राइट, कच्चा तेल से लेकर के चाहे एग्री कमोडिटीज हो। यहाँ पे आप ये देखो कि कई लोग मेरे से कह रहे थे कि यार कमोडिटी के दाम लगातार घट रहे हैं तो बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, और ऑयल के प्राइस जितना घटे उतना बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत सस्ता हो जाएगा तो हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत सारी कंपनीज के नाम भी ले रहे थे लोग, जो मैं नहीं बताऊंगा, कि इंडियन कंपनीज को तो बड़ा फायदा होगा क्योंकि कच्चे तेल का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे ये न्यूज ये क्यों कह रहा है कि जो गिरता हुआ कमोडिटी और ऑयल प्राइस है ये एक्चुअली एक बहुत बैड ओमेन है, एक बहुत बुरा सिग्नल है इंडिया की कंपनीज के अर्निंग्स के लिए। अभी जानते हैं। तो अगर कमोडिटी के प्राइसेस, कमोडिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जितने भी रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं, गोल्ड सिल्वर भी कमोडिटी है, स्टील एल्यूमिनियम जिंक भी कमोडिटी है, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज भी है जो एग्रीकल्चर आउटपुट से आते हैं। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी में शार्प डिक्लाइन आया है जब से यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है, और इससे इंडियन स्टॉक्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो हमारा मुनाफा है हमारी कंपनियों का, इस पे काफी फर्क पड़ सकता है, और हमारे स्टॉक प्राइस पे भी। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, अगर डेटा को आप स्टडी करते हो, तो कमोडिटी और क्रूड ऑयल मार्केट्स ये जो है ये पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाते हैं इक्विटी वैल्यूएशंस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी साथ में बढ़ रही है उसके, ठीक है, हमेशा ये साथ में बढ़ते हुए नजर आए हैं हमें। तो डेटा ये कह रहा है कि जब जब हमने कमोडिटी और ऑयल प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देखा है तो इक्विटी के वैल्यूएशंस मतलब शेयर के दाम कंपनीज के भी तब बढ़े हैं, और जब नीचे आते हुए देखा है तो नीचे आए हैं। तो यहाँ पे कोरिलेशन है, कॉजेशन है या नहीं ये नहीं पता। तो एनालिस्ट जो है ये कॉशन कर रहे हैं, ये वार्न कर रहे हैं लोगों को कि देखो ये जो कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं ये सिग्नल कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ वीक होने वाला है। तो कमोडिटी के दाम क्यों गिर रहे हैं, इस पर हम आ जाते हैं। कच्चे तेल का दाम क्यों गिरने लग गया, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्हें ये लगता है कि आगे जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, चाहे मैं बात करूं इंडिया की, चाइना की, मेजर इकोनॉमीज जो है, यूरोपियन इकोनॉमीज और साथ में यूएस, ये ग्रो नहीं करने वाली, तो ग्रो कम करने वाली है। तो ग्रो कम करेंगी तो इससे क्या होगा, फैक्ट्रीज कम चलेंगी, लोग भी कंजम्पशन कम करेंगे, गाड़ियां भी कम बिकेंगी, तो फैक्ट्री कम चलेंगी तो एनर्जी तो ज्यादा लगेगा नहीं फिर, राइट। कच्चे तेल का यूज कम होगा, नेचुरल गैस का यूज कम होगा, गाड़ियां भी कम चलेंगी क्योंकि गाड़ियां बिकेंगी भी नहीं ज्यादा, तो इससे और कम होगा कंजप्शन। तो क्या होगा, ये मान के चल रहे हैं आगे ऑयल जो है इसका डिमांड घटना है। जितनी भी एनर्जीज है, एनर्जी कमोडिटीज है, एनर्जी में क्या हो गया, हमारा क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये इनके दाम घटने हैं, घट इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि आगे डिमांड कम होनी है, तो सप्लाई, ओवर सप्लाई हो सकता है। क्योंकि अगर सप्लाई सेम लेवल पे भी रहा तो ओवर सप्लाई क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, डिमांड और घटने वाली है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को तो हम बढ़ा नहीं सकते ऑफ कोर्स, सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए ऑयल के प्रोडक्शन को एक कट करेंगे। लेकिन
अभी फिलहाल वो करने में समय लगेगा, तो ऑयल के दाम पहले ही इसलिए गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर तब नहीं होती है जब ग्रोथ कम होने की वजह से कमोडिटी के दाम गिरे। अच्छी खबर तब होती है जब कमोडिटी, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनीज ओवर सप्लाई कर दें, लेट्स से कंट्रीज एक दूसरे से compete करने लग जाएं मार्केट शेयर के लिए, और तब प्रोडक्शन बढ़ाएं, ग्रोथ भी बढ़े और साथ में दाम गिरे, तब सही होता है। लेकिन इस तरीके से क्योंकि खराब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं इसीलिए दाम गिर रहे हैं, तो वो दाम गिरना सही नहीं है। जैसे अगर कल को कोई स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि आगे हो सकता है कि कंपनी शायद पैसे ना कमाए 5 साल, और आप खरीदते जा रहे हो कि तो बहुत सस्ता है, तो वो सस्ता नहीं है, वो सही रीजन से सस्ता नहीं है, राइट? तो इस टाइम पे क्रूड और कच्चा तेल और जितनी कमोडिटीज हैं वो भी सही रीजन से सस्ते नहीं हो रहे हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अगले आर्टिकल की, और ये है एक एडिटोरियल आर्टिकल, टू मॉप अप चाइनीज डंपिंग सूप। यहाँ पे फोकस कहाँ रखना चाहिए हमें? राइटर का कहना है ट्रेड डील्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट और न्यू मार्केट्स। तो यहाँ पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइनीज मार्केट्स की। अब देखिए, अभी तक तो हमारी नजर सिर्फ यूएस पे थी क्योंकि यूएस टैरिफ लगा रहा है ना हम पे, राइट? यूएस टैरिफ लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे नए नए अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज पे अलग टैरिफ्स लगा रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स लगा रहे हैं टैरिफ के। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में राइटर कह रहे हैं कि सबसे जो तुरंत बड़ा एक इफेक्ट होने वाला है, नॉक ऑन इफेक्ट होने वाला है ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का, वो है ग्लोबल ओवर कैपेसिटी। इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा ट्रंप के टैरिफ से नहीं है इमीडिएटली, ये बात आप ध्यान रख लीजिए और जान लीजिए। हमारे शेयर जो है स्टॉक मार्केट में कंपनीज के इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है ओवर सप्लाई से। यूएस में तो सामान जो बिकेगा इंडिया का, उस पर टैक्स वैसे भी 27% ही लगना है, चाइना पे तो 104% लग चुका है। तो वहां प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूएस मार्केट में हम बढ़िया ही करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो गुड्स चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान ये बेचने वाला था यूएस में, अब ये यूएस में नहीं टिकने वाला। ये गुड्स कहां डंप कर देंगे? इंडिया में, और इसकी वजह से इंडिया में एक बहुत बड़ा ओवर सप्लाई क्रिएट हो सकता है। हो सकता है बाहर की गुड्स डंप हो जाए, हमारी कंपनीज हो सकता है साल 2 साल पैसे ही ना कमा पाए इसकी वजह से। स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम लोग, ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि दुनिया को जो सबसे बड़ा मार्केट है जहां पे माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग मैं कहूंगा के लिए स्पेसिफिकली, वो जब बंद हो जाएगा इन सारी कंट्रीज के लिए, तो ये दूसरा नया मार्केट ढूंढेगी, और वो क्या है यहाँ पे? इंडिया। तो काफी महंगा होने वाला है क्योंकि इनके लिए बेचना, तो ये ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मैं कहूंगा रूट जरूर यहाँ पे ढूंढेंगे। यूएस का जो कंज्यूमर मार्केट है वो, अगर इनके नियरेस्ट राइवल को देख लो तो कंबाइन करने के बाद भी उनसे बहुत बड़ा है। जैसे यूरोपियन यूनियन और चाइना, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, तब भी उससे बड़ा मार्केट जो है वो यूएस का कंज्यूमर मार्केट है। एंड इसीलिए यूएस इस तरीके के टैरिफ लगा रहा है, सब नखरे कर रहा है, और फिर भी हम लोग झेल रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं यूएस में, राइट? तो वो बड़े मार्केट्स, दूसरे बड़े मार्केट्स ढूंढेंगे कि यार यूएस में काम दाल नहीं गल रही है, कहीं और चलता है। तो वो मार्केट क्या होगा फिर? इंडिया होगा। तो जो एंटी डंपिंग टूल किट है, मैंने आपके लिए कवर भी किया था कि टोटल 3 तरीके हैं जहां पे एक देश अपने आप को प्रोटेक्ट करता है दूसरे देश के गुड्स से या कंपटीटर्स से। तो उसमें से एक एंटी डंपिंग है, तो बाकी 2 तरीके क्या क्या हैं ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो एंटी डंपिंग टूल किट इन्वॉल्व करता है जहां पे एक ऐसा प्रोसेस है, एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम काउंटरवेलिंग टैरिफ्स लगाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो गुड्स आ रहे हैं, लेट्स से हम नहीं चाहते कि वो डंप हो जाए और हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को उससे नुकसान हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एडिशनल टैरिफ्स लगाएंगे, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि ये जो गुड्स है, ये कैटेगरी है, ये बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ डंप हो जाए। तो जो थर्ड कंपोनेंट है एंटी डंपिंग स्ट्रेटेजी का, वो ये भी होता है कि हम नए मार्केट्स को एक्सेस कर पाए, जैसे कि यूएस। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है रेसिप्रोकल टैरिफ में, ये हमें देखना होगा कंपीटिंग नेशंस में से कितना है, राइट? जैसे मैंने बताया कि चाइना पे 104% है, अगर इंडिया पे 27 है, तो हमारे गुड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा वहां पे बेचना। लेकिन डर क्या है सबसे ज्यादा? जो इमीडिएट खतरा है चाइना, साउथ कोरिया और जापान से। अभी तक चाइना, साउथ कोरिया, जापान ही ऐसे रीजन है कि इंडिया का जो मेटल सेक्टर है, अगर आपने पैसा लगाया है टाटा स्टील से लेकर के किसी भी मेटल की कंपनी में, आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। ये 3 कंट्रीज इसके सबसे बड़े रीजन है, जो है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, क्योंकि ये डंप कर रहे हैं अपने सारे स्टील को इंडिया में बड़े कम दाम पे डंप कर दे रहे हैं। तो हमारी कंपनीज पैसा नहीं कमा पा रही है। आप स्टील बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप दाम नहीं तय करते हो। दाम तय करता है सप्लाई और डिमांड। सप्लाई जब 3 कंट्रीज मिलकर सप्लाई कर रही हैं अकेले इंडिया में, तो हमारी कंट्री भी उल्टा सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और कंज्यूम भी करती है स्टील काफी। तो
ऑफ कोर्स यहाँ पे ओवर सप्लाई की सिचुएशन जरूर होगी। तो आरबीआई जो है वो एक इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल में है। अभी मैं न्यूज़पेपर बना रहा हूँ, उससे पहले आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट कर चुका है 0.25% से। तो इसे 25 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं, लेकिन 0.25% होता है ये। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एजेंडा है कि हमें ग्रोथ रेट, भारत का ग्रोथ रेट किसी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। कुछ भी करके हम ग्रोथ रेट को कम नहीं होने देंगे। इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पे इन्होंने घटाया है, लिक्विडिटी बैंक्स में बढ़ाई जा रही है, लोन को ईजी किया जाएगा। तो चाइना यहाँ पे रिटेलिएट कर रहा है, ठीक है। चाइना कह रहा है कि नहीं, मैं तो झुकने वाला नहीं हूं, मैं रिटेलिएट करूंगा यूएस पे। और इंडिया क्या करना चाह रहा है, इसका फायदा उठाना चाह रहा है और कह रहा है कि हम निगोशिएट करना चाहेंगे यहाँ पे और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। यूएस की बात भी हम सुनेंगे और अपनी बात भी रखेंगे यहाँ पे। तो एक न्यू ऑर्डर जो है इंडिया को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम रीबैलेंस कर पाए ट्रेड को चाइना के साथ। और यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है ये प्रिंसिपली किसके बीच में होगा, यूएस और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली अपने एजेंडा को पुश कर सकता है, अपने नए एजेंडाज ला सकता है, एंड यहाँ पे बहुत, मैं कहूंगा बहुत अच्छी डील्स ले सकता है अपने आप के लिए। The tide of turns mid-March, FPI posts 17,585 crore in financial services in 2 weeks. जनवरी फरवरी मार्च का डेटा अगर उठा के देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर था इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा बिकवाली हमें देखने को मिली थी। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे लगातार ये शेयर्स बेच रहे थे अपने फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर्स में से। लेकिन यहाँ पे अभी अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल आप देखो कि यहाँ पे टाइड चेंज हो चुका है। ओवरसीज जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन शेयर्स खरीद रहे हैं और इन्होंने 31,877 31,877 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं टोटल 16 सेक्टर्स में। मार्च के सेकंड हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, एनएसडीएल का डेटा है। और फाइनेंशियल सर्विसेज को इसमें आधे से ज्यादा पैसा मिला है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर क्या हो गया, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई हम बोलते हैं इसे। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर 17,585 करोड़, 17,585 करोड़ इनके पास गया है एफआईआई का पैसा सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में। एंड यहाँ पे जो अगर आप देखोगे इंटेंसिटी है फॉरेन सेलिंग की वो भी काफी कम आई है। तो इस सेक्टर पर अब यहाँ पे नेगेटिव व्यू हमें नहीं नजर आ रहा है। दो पॉजिटिव्स हुए हैं इस सेक्टर के लिए, क्या, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, एक तो आरबीआई ने ब्याज दर घटा दी है तो आगे लोन बढ़ सकते हैं, राइट। कंपनीज और लोग, रिटेल जनता भी, ये दोनों लोन्स हमें लगता है सस्ते दाम पर देखेंगे कि सस्ते दाम पे मिल रहा है तो और ज्यादा लोन लेंगे। इसके अलावा लिक्विडिटी भी काफी इंक्रीज हुई है सिस्टम में, मतलब अब बैंक्स के पास पैसा पहले से काफी ज्यादा है लेंड करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जहां पे बैंक्स पैसा लेंड कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल भी क्रिएट होगा इकोनॉमी में इससे। तो इंटरेस्ट रेट्स जो है ये बेनिफिट कर सकते हैं सेक्टर को। इंडियन फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड भी कर रहे थे। ओवरऑल लगातार बिकवाली भी बहुत आई थी इनमें। तो अब जो इनफ्लो आया है ये एक्सपेक्टेड था कि ये जरूर आएगा। तो रेट कट्स की बात की, इंटरेस्ट रेट्स कट्स की, तो वो भी हो रहे हैं, हमें नजर आ रहा है सॉलिडिफाई होते हुए। एंड परफेक्ट सेटअप है इनका कहना है इस सेक्टर में रैली के लिए, जैसे कि बैंक्स और एनबीएफसी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। तो यूएस ने टैरिफ किया है चाइना को एंड यहाँ पे 104% का टैरिफ हिट करने वाला है चाइना को आज, ये कहना है व्हाइट हाउस का। एडिशनल टैरिफ लगे हैं चाइना पर, चाइनीज इंपोर्ट्स पर, और 104% हो चुके हैं वेंसडे को, राइट। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाव किया है, प्रॉमिस किया कि वो 50% और टैरिफ लगाएंगे चाइना पे अगर इन्होंने जो अपकमिंग रिटेलिएशन है इसको हॉल्ट नहीं किया तो बीजिंग ने क्या किया, कहा कि भाई हम तो झुकने वाले हैं नहीं, हम क्यों दबे तुम्हारे सामने, हम भी भाई तुम पे टैक्स लगा रहे हैं। और 50% का टैक्स, 34% का टैक्स चाइना ने लगा दिया यूएस पर। तो अब यूएस कह रहा है मैं और रिटेलिएट करूंगा, कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली लड़ाई है, आप ये देखो, ठीक है। बट ये काफी बड़े स्केल पे हो रही है। एंड जो टॉप यूएस ट्रेड ऑफिशियल है ट्यूसडे को, उन्होंने डिफेंड किया है ट्रम्प की स्वीपिंग टैरिफ को, डिफेंड करते हुए नजर आए और कहा कि जो स्ट्रैटेजी इससे ऑलरेडी हमें काफी फायदा हो रहा है। नियरली 50 कंट्रीज है जिनका कहना है कि इन्होंने अप्रोच किया इन्हें पर्सनली कि डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की नई पॉलिसी और एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से रेसिप्रोसिटी अचीव की जा सकती है। तो अर्लियर इन द डे चाइना ने रिफ्यूज किया था कि वो बाव करेगा टू व्हाट इज कॉल्ड ब्लैकमेल। चाइना ने कहा कि आप अगर ब्लैकमेल करोगे ना हमें, तब तो हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले और हम उल्टा आप पे और टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये बात सुन के ट्रम्प को काफी गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लगाओ टैरिफ्स, आप टैरिफ लगाओगे तो मैं आप पे फिर और टैरिफ्स लगाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर। तो आपने 34% का टैरिफ लगाया तो मैं 50% का और टैरिफ लगाऊंगा। और अगर इसके अगेंस्ट आपने फिर से रिस्पॉन्ड किया तो फिर भाई आप समझो कि मैं यहाँ पे और ज्यादा रिस्पॉन्ड करूंगा और आप पे और ज्यादा टैक्सेस लगाऊंगा। तो आप देख रहे हो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे
एक ब्लैकमेल तो चल ही रहा है, लेकिन आप देखो कि चाइना भी यहाँ पे दबने के लिए तैयार नहीं है। ये भी यहाँ पे अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, राइट? आई एम ऑल्सो अ पावरफुल नेशन। तो चाइना के पास काफ़ी बड़ा ट्रेड है, काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, वो ये चीज़ें कर सकता है। तो जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो यहाँ पे उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चाइना का फास्ट और हार्ड लाइन अप्रोच है, लेकिन यही जो चाइना का अप्रोच है, इसकी वजह से इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत बढ़िया डील साइन कर सकता है, बहुत बड़े बेनिफिट्स ले सकता है इस टाइम पे यूएस से। सो वी हैव टू सी कि इंडिया की लीडरशिप कैसे रिएक्ट करती है और कैसे इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करती है अपने फेवर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर देना। आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी वीडियोस को रोज देखना चाहते हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।